दोस्तों, आपने अक्सर अपने बचपन में सुना होगा या फिर अपने बच्चों से ये कभी कहा होगा कि सो जा वरना भूत आ जाएगा। या फिर जो बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं उन्हें चुड़ैल उठा कर ले जाती है। तो आज की कहानी ऐसे ही एक बच्चे की है जिसकी माँ ने भी उससे यही सब कहा, और उसका क्या असर हुआ, ये सब कैसे सच हुआ, ये आप इस कहानी को सुनकर जान जाएंगे। और हाँ, अगर आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो या फिर आपके बचपन में भी ये सब हुआ था तो कमेंट में ज़रूर बताना। एक छोटा सा परिवार दिल्ली शहर से थोड़ा दूर एक बहुत ही कम आबादी वाली जगह पर रहता था। उस परिवार में पति पत्नी जिनका नाम शिवम और निशा था, और उनका 7 साल का बेटा जिसका नाम लक्ष्य था। लक्ष्य बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था, जिसकी वजह से उसकी माँ उससे परेशान रहती थी। कभी वो घर का सारा सामान बिखेर देता तो कभी सामान तोड़ देता और अपने स्कूल के बच्चों पर हाथ भी उठाता। लक्ष्य की शरारतें कम करने के लिए उसकी माँ ने एक झूठी कहानी सुनाई। रात को जब सब खाना खाने के बाद सोने गए तो लक्ष्य ना सोने की जिद करने लगा। तब उसकी माँ ने कहा, चलो बेटा, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। लक्ष्य बड़ी उत्सुकता के साथ बात सुनने के लिए अपनी माँ के पास बैठ गया। उसकी माँ ने कहा, पता है बेटा, कल रात क्या हुआ? लक्ष्य ने पूछा, क्या हुआ था मम्मी? उसकी माँ ने कहा कि कल रात हमारे साथ वाले घर में जो बच्चा रहता है उसे चुड़ैल उठाकर ले गई है। लक्ष्य ने पूछा, माँ, ये चुड़ैल क्या होती है? तो उसकी माँ बोली, बेटा, चुड़ैल एक बहुत ही डरावनी औरत होती है जिसके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून और काला मुंह होता है, और उसके पैर उल्टे होते हैं। वो हर रात 12 बजते ही सबके घरों के बाहर घूमती है, और उसे जिस बच्चे की आवाज़ आती है या जो बच्चा ज़्यादा शरारतें करता है वो उसे उठाकर ले जाती है और अपने घर ले जाकर उसे खा जाती है। ये सुनकर लक्ष्य डर जाता है और चुपचाप बिना कोई शरारत करे सो जाता है। लक्ष्य की माँ को खुशी होती है कि चलो शरारतें तो कम हुई इसकी। अगले दिन फिर स्कूल से आने के बाद लक्ष्य की शरारतें जारी रहीं। शायद वो कल रात की बात भूल चुका था। उसकी माँ ने सोचा आज रात फिर बात करती हूँ इससे। रात होते ही उसकी माँ ने लक्ष्य को वही सब बातें बताई। लक्ष्य फिर डरा और डरकर सो गया। अगली सुबह उसकी माँ ने बताया, पता है लक्ष्य, कल रात क्या हुआ? लक्ष्य ने पूछा, क्या हुआ मम्मी? तो उसकी मम्मी ने बताया, कल रात हमारे घर के सामने चुड़ैल घूम रही थी और खिड़की से बाहर हमारे घर में देख रही थी। शायद उसे पता चल गया है कि यहाँ कोई बच्चा रहता है जो बहुत शैतानी करता है, और अब वो कभी भी तुम्हें ले जा सकती है। लक्ष्य डरते हुए कहता है, नहीं मम्मी, मैं आज के बाद कोई शरारत नहीं करूँगा। तो मम्मी कहती है, ठीक है, ध्यान रखना अब से, अगर उसे पता चल गया तो अब कोई शरारत नहीं, वरना वो ले जाएगी और कोई बचा भी नहीं पाएगा तुम्हें। लक्ष्य स्कूल चला जाता है, लेकिन वही सब बातें उसके दिमाग में चल रही होती है और वो ठीक से पढ़ नहीं पाता और आज कोई शरारत भी नहीं करता। घर आकर भी कोई शरारत नहीं। ये देखकर लक्ष्य की माँ बहुत खुश होती है कि चलो किसी चीज़ से तो डरा, पर उसकी माँ को नहीं पता था कि उनकी उस छोटी सी झूठ का क्या असर होने वाला था लक्ष्य पर। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन लक्ष्य सुबह स्कूल गया पर वापस नहीं आया। लक्ष्य की माँ बहुत परेशान हो गई और उसने सब जगह पता किया, लक्ष्य के स्कूल, उसके दोस्तों के घर, यहाँ तक कि स्कूल वाली बस ड्राइवर ने कहा, हमने तो आपके घर के आगे उतार दिया था लक्ष्य को। तो फिर 7 साल का बच्चा अकेले कहाँ गया? लक्ष्य की मम्मी ने लक्ष्य के पापा को फ़ोन करके बुला लिया और बताया कि लक्ष्य अभी तक घर नहीं आया। लक्ष्य के पापा ने भी उसे हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिला। दोनों बहुत परेशान हो गए। उन्हें लक्ष्य की चिंता खाए जा रही थी कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो लक्ष्य सामने खड़ा था। उसकी माँ उसकी ओर गई और उसे गले लगा लिया। उससे पूछने लगी कि बेटा, हम तुमको कब से ढूंढ रहे हैं,
तुम कहाँ चले गए थे? पर लक्ष्य ने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्य के पापा ने भी उससे पूछा, पर अभी भी कोई जवाब नहीं दिया लक्ष्य ने। बहुत अजीब सा लग रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी माँ ने सोचा शायद तबीयत ठीक नहीं है इसकी, तो थोड़ी देर आराम करने के लिए उसे सुला दिया। अब लक्ष्य सो चुका था और करीब 2 घंटे के बाद लक्ष्य उठा तो उसकी माँ ने उसे खाना खिलाया, पर अभी तक वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाया था। उसकी माँ ने सिर पर हाथ रखा तो लक्ष्य को बहुत तेज बुखार था। लक्ष्य की माँ ने लक्ष्य को दवाई दी और सुला दिया और ठीक रात के करीब 12 बजे लक्ष्य उठा और दरवाजे के पास जाकर खोलने की कोशिश करने लगा। लक्ष्य का हाथ दरवाजे तक नहीं पहुंच रहा था तो वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। उसे घर से बाहर जाना था और आवाज सुनकर लक्ष्य की माँ उठी तो देखा लक्ष्य बहुत अजीब सा लग रहा था, आंखें लाल और टेढ़ी गर्दन। उसकी माँ उसे देखकर घबरा गई और पूछा, क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो इस समय? तो लक्ष्य कहता है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा भूख लगी है तो खाना खा लो चलो। लेकिन लक्ष्य कहता, नहीं, मुझे कोई बच्चा चाहिए, मैं उसे खाऊंगी। लक्ष्य की माँ अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसने जल्दी से लक्ष्य के पापा को उठाया और बोला, देखो लक्ष्य को क्या हुआ है, ये कैसी बातें कर रहा है। लक्ष्य के पापा ने कहा, क्या हुआ लक्ष्य बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तो लक्ष्य बोला, मैंने कहा ना मुझे भूख लगी है तो बाहर बच्चे ढूंढने जा रही हूँ और मैं लक्ष्य नहीं, मैं चुड़ैल हूँ। ये सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है। तब लक्ष्य की माँ कहती है, इस पे जरूर चुड़ैल का साया आ गया है, तभी ये सब ऐसा बोल रहा है। लक्ष्य के पापा लक्ष्य को उठाकर अंदर कमरे में ले जाते हैं, पर लक्ष्य अंदर जाने को तैयार नहीं था। वो अपने हाथ पैर मारे जा रहा था और बोल रहा था, जाने दो मुझे वरना मैं तुमको भी खा जाऊंगी। लक्ष्य के पापा लक्ष्य के हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं और अगले ही दिन वो किसी तांत्रिक बाबा को घर बुलाते हैं और तांत्रिक बाबा उन्हें जो बताते हैं वो सुनकर दोनों और डर जाते हैं। बाबा बताते हैं कि इसके शरीर पर एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। क्या ये किसी ऐसी जगह पर गया था जहां पीपल का पेड़ हो? तो लक्ष्य की माँ कहती है, नहीं बाबा, हमें तो नहीं पता, पर हाँ ये 2 दिन पहले स्कूल से घर आते हुए पता नहीं कहाँ चला गया था और जब से वापस आया है तब से बहुत अजीब अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो बाबा कहते हैं, हाँ उसी दिन से चुड़ैल ने इसके शरीर में प्रवेश किया है और इतनी खतरनाक चुड़ैल से लड़ना आसान नहीं होगा। लक्ष्य के मम्मी पापा कहते हैं, कुछ भी कीजिए बाबा, पर हमारे बच्चे को बचा लीजिए। बाबा लक्ष्य के पास जाते हैं और अपनी थैली में से कुछ निकाल कर उसके सिर पर रखते हैं। सिर पर रखते ही लक्ष्य की आंखें खुल जाती हैं और बहुत डरावनी हंसी हंसता है और कहता है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम सबको खा जाऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर लक्ष्य बेहोश हो जाता है। अब वो बाबा रोज आने लगे लक्ष्य के घर। रोज वो कभी किसी विधि से तो कभी कोई मंत्रों से लक्ष्य को ठीक करने की कोशिश करते, पर लक्ष्य में कोई सुधार न आया। उसकी तबीयत और खराब होती जा रही थी और लक्ष्य पागलों की तरह हंसता और सबको मारने की धमकी देता। हर समय लक्ष्य को बांध कर रखना पड़ता था और लक्ष्य के माँ बाप हर समय यही प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द लक्ष्य के ऊपर से चुड़ैल का साया हटे। दिन गुजरते जा रहे थे और चुड़ैल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। हर समय लक्ष्य बंधा रहता। उसके कमरे में हर समय पता नहीं क्या क्या कुमकुम, पत्ते, अगरबत्ती और भी पता नहीं क्या क्या सामान रहता। लक्ष्य की माँ उसे खाना खिलाती तो लक्ष्य न खाने की जिद करता और कभी कभी उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ने लगता, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत डर जाते थे। फिर लक्ष्य के माता पिता ने एक फैसला लिया। वो लक्ष्य को लेकर ऐसी जगह जाएं जहां भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने वाले सिद्ध बाबा रहते थे। लक्ष्य के मम्मी पापा वहां पहुंचे और बाबा की शरण में जाकर उन्हें सारी बात बताई। बाबा ने कहा, तुम बस 1 महीने के लिए लक्ष्य को मेरे पास छोड़ दो, वो बिल्कुल सही हालत में तुमसे दोबारा मिलेगा। पहले उन दोनों का मन तो नहीं माना, फिर लक्ष्य की भलाई का सोचते हुए उन्होंने लक्ष्य को वहीं छोड़ दिया और खुद वापस घर आ गए।
घर आकर एक एक दिन मुश्किल से कट रहा था उनका। हर समय बस लक्ष्य का ख्याल रहता और उसी की चिंता सताती, पर ना वो उससे बात कर सकते थे और ना 1 महीने से पहले मिलने जा सकते थे। उनके पास इंतजार के सिवा कोई रास्ता ना था। बस हर रोज मंदिर जाते और पूजा पाठ में ज़्यादा समय बिताते। किसी तरह 1 महीना बीत गया और आज लक्ष्य के मम्मी पापा खुश भी थे और डरे भी हुए थे, यही सोचकर कि उनका बेटा ठीक हुआ होगा या नहीं। कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद दोनों उन्हीं बाबा के पास पहुँचे। उनसे हाथ जोड़कर पूछा, बाबा हमारा बच्चा कैसा है? अब क्या उस चुड़ैल का साया चला गया? बाबा ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ और खुद ही देख लो। दोनों उस तरफ गए और उन्होंने थोड़ी दूर से ही देखा और दोनों की खुशी का ठिकाना ही न रहा। लक्ष्य बिल्कुल अच्छा खासा हो गया था और बहुत ही खुश लग रहा था और अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ खेल रहा था। ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। जब लक्ष्य की नज़र अपने मम्मी पापा पर पड़ती है तो वो दूर से भागता हुआ आया और उनके गले लग गया और बोला, आप दोनों कहाँ चले गए थे? और ये जो भी जगह है बहुत अच्छी है, देखो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ। लक्ष्य को बिल्कुल ठीक और खुश देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। दोनों उन बाबा के पैर छूते हुए बोले, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर लक्ष्य के मम्मी पापा पूछते हैं, बाबा अब वो चुड़ैल वापस तो नहीं आएगी ना? लक्ष्य ये बात सुन लेता है और कहता है, मम्मी ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, चुड़ैल तो होती ही नहीं है। तब बाबा लक्ष्य को खेलने भेज देते हैं और उसके माता पिता से कहते हैं कि लक्ष्य के शरीर में कोई चुड़ैल नहीं थी, चुड़ैल उसके दिमाग में थी जो आपने बैठाई थी। आपकी बातों से वो इस तरह डर गया कि उसके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो खुद को ही चुड़ैल समझने लगा। लक्ष्य के माता पिता को बहुत हैरानी होती है। बाबा कहते हैं, हमारे यहाँ भूत प्रेत भगाने वालों के साथ डॉक्टर भी हैं। पूरे 1 महीने यहाँ लक्ष्य का इलाज किया गया और उसे एक अच्छा माहौल दिया गया, जिसकी वजह से वो अब पूरी तरह से ठीक है। ये सुनकर लक्ष्य की माँ रोने लगती है और कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही उसे सब झूठी बातें बताई और उसका बचपन उससे छीन लिया। और बाबा के पैरों में गिरकर रोने लगती है। बाबा कहते हैं, जो बीत गया वो भूल जाओ और एक नई जीवन की शुरुआत करो। बच्चों के मन बहुत ही कोमल होते हैं और उन्हें ऐसी बातों से हमेशा दूर रखो और उन्हें उनका बचपन जीने दो। लक्ष्य के मम्मी पापा लक्ष्य को वापस घर ले जाते हैं और अब लक्ष्य जी भर के शरारतें करता है और अब तो उसकी मम्मी उसे रोकती नहीं बल्कि उसकी शरारतों में उसका साथ देती है और कुछ कुछ बातें वो उसे बड़े प्यार से समझाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निक्की है और मैं आसाम के तेजपुर की हूँ। तो आज मैं आपको जो भी बताऊंगी यह बिल्कुल सच्ची घटना है और यह मेरे साथ बीती है। तो मेरे ऊपर एक लड़के ने काला जादू कराया था और ऐसा छोटा मोटा काला जादू नहीं, उसने मेरे ऊपर मोहिनी वशीकरण का काला जादू कराया था। और जिस पर भी यह काला जादू कराया जाता है वह इंसान उस इंसान को पसंद करने लगता है जिसने यह काला जादू कराया है। तो जिस लड़के ने ये किया था मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था एंड सडनली वो मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं उसको कॉल किया करती थी जब भी मुझे फ़ोन मिलता था। ये 2013 की बात है। उस समय मैं क्लास 11th में थी। तब मेरे पास फ़ोन नहीं था, सो जब भी मुझे फ्रेंड या फिर पापा का फ़ोन मिलता था तो मैं उसको कॉल किया करती थी। एक दिन ये बात घर में पता चल गया तो पापा ने मुझे बहुत मारा और गाली भी दी। तब मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ बिकॉज मुझे कॉलेज तक पापा ही छोड़ने जाते थे और लेने भी पापा ही आते थे और मैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर भी नहीं जाती थी। पेरेंट्स भी यही सोच रहे थे कि हर जगह मैं मम्मी पापा के साथ ही जाया करती हूँ, तो सडनली ये लड़का कहाँ से आ गया और इतना प्यार कैसे हो गया इसे कि ये झूठ बोल के फ़ोन लेकर बात करती है। और हैरानी की बात तो यह थी कि जिस लड़के से मैं बात करती थी मैं उससे कभी मिली भी नहीं थी और मेरे घर वाले उस लड़के से बात न करने के लिए चाहे जितना भी मना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और मुझे पता चलता था कि हाँ कुछ गलत हो रहा है और मैं गलत कर रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं उसको कॉल करती रहती। और यह सब इतना बढ़ गया था कि पापा मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने की सोच रहे थे, यानी मेरे बुआ के घर।
और इन सब की वजह से मेरी फैमिली मुझ पे बिलीव नहीं करती थी और मुझे फ़ोन यूज़ करने नहीं देती थी। एंड मैं भी ये सब बातें सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी। यहाँ तक कि मैंने सुसाइड करने का भी ट्राई किया बहुत बार। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा करने के बाद मैंने 2 से 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की तो मेरे घर में सबको पता चल गया। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ एंड मुझे ये सब नहीं करना था, बट पता नहीं क्यों मैं करती थी। फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं ये करती क्यों हूँ। उस टाइम ऐसा लगा था कि मैं खुद के साथ ही लड़ रही हूँ, यानी दिल और दिमाग का डिसीजन बिल्कुल मैच ही नहीं करता था। फिर एक दिन मम्मी ने पापा को बोला कि इसको किसी को दिखाओ, मे बी इसके साथ किसी ने कुछ किया होगा। बिकॉज इतना समझाने के बाद कोई बार बार गलती नहीं करता। एंड मैं भी बहुत रो रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज मेरी फैमिली मुझ पर बिलीव नहीं करती थी। और स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। फिर पापा और मैं एक आदमी के पास गए, वो हमारे रिलेटिव ही थे एंड वो ब्लैक मैजिक वगैरह से रिलेटेड कुछ देखते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऊपर मोहिनी वसीकरण किया है एक लड़के ने और वो चाहता है कि मैं उससे प्यार करूं। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया और इसे खोलने के लिए मना किया, तो ये तावीज़ मैं आज तक पहनती हूँ। एंड उन्होंने ये भी बोला कि उस लड़के ने ये सब मायांग से किया है। यह आसाम में बहुत ही फेमस जगह है जो काले जादू के लिए जाना जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा काला जादू किया जाता है। और हाँ, उस बाबा ने जो मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने बोला कि उस लड़के ने मेरे कुछ कपड़े से ये सब किया था एंड मेरे घर के वरांडे में फेंक दिया। बट मम्मी जब झाड़ू मार रही थी, गंदगी के साथ ही घर से बाहर निकल गया। सो इतना इफेक्ट नहीं किया मुझ पे। लेकिन चाहे जो भी हो, यह मेरी लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। हेलो सर, मेरा नाम सुहाना अहमद है और मैं आसाम की रहने वाली हूँ। आज की जो घटना है वो मेरे मासी के साथ हुआ है, जिनका नाम रेशमा बेगम है। वो 2016 में किराए के घर पे रहती थी। तो एक दिन मकान मालिक काम से बाहर गए हुए थे। उस दिन वो दिन में आराम कर रही थी, तो अचानक उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और जब वो दरवाज़ा खोलने गई तो बाहर कोई भी नहीं था। और ऐसा 3 बार लगातार हुआ। जब दरवाज़ा खोलती तो बाहर कोई नहीं होता, तो उनको लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। वो फिर अपने कमरे में सोने गई। तब अचानक बेड के नीचे से अजीब तरीके से मेढकों की आवाज़ आने लगी। उसके बाद उन्होंने नीचे देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद अगले दिन शाम के टाइम वो बेड पे लेटकर टीवी देख रही थी कि उसी वक्त उनकी आंख लग गई। तब उसी वक्त अचानक उनके कान के पास गुर्राने की आवाज़ आई और वो बहुत ज़ोर से आ रही थी और उनको एक आवाज़ सुनाई दिया जो गुस्से में बोल रहा था, उठ जा यहाँ से, उठती है कि नहीं तू? तब मेरी मासी को अचानक बहुत डर लगा और वो जैसे तैसे बेड से उठकर बाहर भागी और रूम के बाहर जाके ताला लगा दिया। वो अपने फ्रेंड के घर चली गई और उनको सब बात बताया। उसके बाद उनकी फ्रेंड उनको लेके मजार चली गई और वहाँ एक बाबा थे। मासी ने उनको सब बात बताया। तब उन्होंने बताया कि एक बहुत ही बुरी शक्ति बहुत दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही है, इसलिए उनको बाबा ने एक तावीज़ पहनने के लिए और फूका हुआ पानी उनको पीने के लिए दिया और वो अपने घर चली गई। उसके बाद उस शक्ति ने उनको दोबारा परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, यही थी मेरी छोटी सी कहानी। दोस्तों, अगली कहानी ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के एक छोटे से गांव ज्योली कोट की है। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे इसके बारे में, पर अगर आप ज्योली कोट में घूमने की जगह ढूंढे तो एक लंबी सी लिस्ट सामने आ जाएगी। इसमें फूलों की खेती और तितलियां पकड़ना सीखना जैसी अद्भुत गतिविधियां शामिल हैं। आम लोग इसे हल्के में ले सकते हैं, पर मेरी तरह आप भी अगर नई चीज़ें आजमाना पसंद करते हैं तो एक बार आप यहाँ जरूर जाएं। समुद्र तल से 1219 मीटर की ऊंचाई में बसे इस गांव में टूरिस्ट पूरे साल ही आते हैं। अक्सर नैनीताल, नौकुची ताल और भीमताल जैसे कस्बों में छुट्टियां मनाने वाले लोग ज्योली कोट के रास्ते से ही जाते हैं। मगर इन सब सर्द जगहों की तुलना में ज्योली कोट में तापमान कुछ ज़्यादा ही रहता है।
सर्दियों में भी यहाँ भीनी भीनी धूप हमेशा ही रहती है, इसलिए आप यहाँ छुट्टियाँ मनाने पूरे साल आ सकते हैं। मगर ज्योली कोट आज भी जाना जाता है ब्रिटिश काल के अपने इतिहास के लिए। सबसे पहले यहाँ उन अंग्रेजी हुक्मरानों ने घर बसाए जिनको नैनीताल की ठंड से राहत चाहिए थी। इस कारण से ये ठहरने का एक मनपसंदीदा पड़ाव बन गया। आज की तारीख में वो सभी घर होटल बन चुके हैं जो आज भी टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। हमारी कहानी भी अंग्रेजी शासन के समय ज्योली कोट की है, जब सड़कों का इतना निर्माण नहीं हुआ था और गांव वालों को कच्ची सड़कों या जंगल का रास्ता ही चुनना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ज्योली कोट एक खुशहाल गांव था। वहां के लोग काफी मिलनसार किस्म के थे और अक्सर अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े रहते थे। गांव में एक अखाड़ा हुआ करता था जिसके पहलवान अगल बगल के गांव में काफी प्रसिद्ध थे और अक्सर सालाना दंगल में प्रथम स्थान पर आया करते थे। उनकी बहादुरी का डंका चारों ओर बजने लगा, जिससे अखाड़े को चलाने वाले पहलवान बलबीर का सिर गर्व से ऊंचा रहता था। घमंड ने तो उसकी मूंछों को ताव दे रखा था और पट्टे भी थे उसी के अखाड़े के, तो घमंड तो जाहिर सी बात है कि आनी ही है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन ज्योली कोट में एक अफवाह ने सबको हैरत में डाल दिया। कुछ लोगों का कहना था कि शहर की ओर जाने पर जो काली पहाड़ी पड़ती है उसमें एक चुड़ैल ने डेरा जमा लिया है और आने जाने वाले हर राहगीरों को मौत के घाट उतार देती है। पहले तो सबने सोचा कि किसी जानवर का काम भी हो सकता है, लेकिन जब गांव में स्थापित अंग्रेजी चौकी इंचार्ज की जान चली गई तो लोगों ने सोचा कि हो न हो ये चुड़ैल का ही काम है। तभी तो अंग्रेजी चौकी इंचार्ज गोली नहीं चला पाया। उसके पास तो बंदूक भी थी। अगर कोई जानवर होता तो कब का ढेर कर चुका होता अंग्रेजी अफसर, लेकिन वो तो चुड़ैल निकली और अंग्रेजी अफसर का ही काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे काली पहाड़ी का चुड़ैल का किस्सा बच्चे बच्चे की जुबान पर था। अगल बगल के गांव वालों ने काली पहाड़ी की तरफ देखना तो दूर, नाम तक सुनना छोड़ दिया। ज्योली कोट के गांव के सरपंच तक ये बात पहुंची तो उसने सोचा कि ये बात अच्छी बात नहीं है। ऐसा तो गांव में फिर कोई लोग नहीं आएंगे और फिर हमारे गांव को नुकसान होगा, क्योंकि जब टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो उनके व्यवसाय में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो सरपंच ने गांव में ऐलान करवा दिया कि जो हिम्मत वाला पुरुष काली पहाड़ी पर रात में उस पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे का खूंटा गाड़ देगा, उसे गांव और अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से इनाम दिया जाएगा। सभी लोगों तक यह सूचना पहुंच गई, लेकिन सभी को चुड़ैल के हाथों जान गंवाने का शौक थोड़े ही था। गांव भर ने इस बात पर चुप्पी लगा ली। जब बलवीर को इस बात का पता चला तो उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है गांव वालों की नज़रों में मर्द बनने का। अब तक तो गांव के लोग सिर्फ उसके अखाड़े के पहलवानों की ही तारीफ किया करते थे, लेकिन अगर उसने ये खूंटा गाड़ दिया तो इसके बाद सारे गांव में सिर्फ उसी की बहादुरी का डंका बजेगा। तो उसने गांव के सरपंच की चुनौती को स्वीकार कर लिया और खूंटा और हथौड़ा लेने उनके घर पहुंचा। सरपंच ने उसकी तारीफ करते हुए दोनों चीजें उसे पकड़ा दी। बलवीर को आधी रात को पेड़ के नीचे जाकर खूंटा गाड़ना था, इसलिए दिन भर बड़ी बेताबी से रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही बलवीर काली पहाड़ी की ओर चल दिया। रास्ते भर जानवरों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट ने उसे अंदर से दहला दिया था। कुछ ही पलों में बलवीर काली पहाड़ी पर पहुंचा। उसने पहले ध्यान से पहाड़ी के इर्द गिर्द देखा तो वहां कोई भी न था। बलवीर को रात का अंधेरा और पहाड़ी के जानवरों की भयानक रोने की आवाज़ों ने उसे डरने पर मजबूर कर दिया था। उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और काली पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया और उसने सोचा कि जल्दी से खूंटा गाड़कर सीधा अपने गांव की ओर भागता हूँ। उसने खूंटा गाड़ दिया और पलटकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागने लगा कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी धोती किसी ने पकड़ रखी है। उसे फौरन ख्याल आया कि हो न हो ये वही चुड़ैल है। सुबह हो गई थी। अब गांव के सरपंच ने पहले बलवीर के घर में उसका पता किया तो पता चला कि रात को लौटे ही नहीं पहलवान। तो उसने कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और काली पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी पर उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो बलवीर गिरा पड़ा था और उसकी धोती उसी खूंटे में फंसी पड़ी थी जिसे पेड़ के नीचे गाड़ने को कहा था।
बलवीर को रात में ही दिल का दौरा पड़ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। सरपंच को सारी बातें समझ आ गई और बलवीर की मौत ने यह साबित कर दिया कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं थी। सबका वहम था, क्योंकि बलवीर खुद की ही धोती में फंसकर अपने दिल के दौरे से मारा गया था। उन राहगीरों और उस अंग्रेज अफसर को डाकुओं ने मारा होगा। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई और सबके मन में काली पहाड़ी की चुड़ैल का डर खत्म हो गया।